व्हाट्सअप गाइस, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो समझाया था? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अपने नोट्स में अपनी बुक में आ जाइए, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो चैप्टर विच वाज इन ओल्ड सिलेबस ऑल्सो, बट हम इसको ओल्ड सिलेबस में कहते थे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सो अभी इसकी जो वेटेज है वो आती है करीबन 6 to 8 मार्क्स। 6 to 8 मार्क्स का आपको ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है, अब ये है क्या, कहता क्या है, समझो इस चीज को। सो यहां पर हमें ना बात करेंगे एज एन ऑडिटर। कहानी ध्यान से सुनना। नाउ यू रीच टू द क्लाइंट प्लेस। ठीक है, आपके बॉस ने आपको बोल दिया बेटा जा ऑडिट कर करा। अब हम लोग ऑडिट करते क्या है सर? सर बेसिकली यू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या? P&L एंड बैलेंस शीट। सो ऑलमोस्ट एवरी लाइन आइटम ऑफ P&L एंड एवरी लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट को आप चेक करेंगे। सर चेक भी करेंगे, मतलब करना क्या है सर, कैसे चेक करेंगे? अब बच्चों मैनेजमेंट ने, क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से एफएस बना दिया होगा। अब वहां पर वो बोलता है डेटर्स बैलेंस शीट में, ठीक है, फिर क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, फिक्स असेट्स, मशीनरी, कंप्यूटर, बैलेंस शीट। एंड P&L में वो लेटेस्ट उसमें कहता है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय डिविडेंड इनकम, बाय कमीशन, ये सब चीजें कहते हैं। अब जो फिगर आए हैं वो सही आए कि नहीं आए वो अपने को देखने हैं। सर कैसे देखेंगे अपन? अपने पास कुछ ना कुछ तो सबूत होगा ना, कुछ ना कुछ तो पेपर होगा। उस पेपर को अपन प्यार से कहते हैं वाउचर्स। क्या कहते हैं अपन उसको? वाउचर्स। तो जो एंट्री आ रखी है वहां पर, अब वहां पर तो क्या पूरे साल की एंट्री है। अब वो लोग ने एंट्री मारने के, एंट्री यहां पर जब गई बैलेंस शीट में या फिर P&L में, कोई ना कोई अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रखा होगा। अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रखा होगा। सो बच्चों वो अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है मेरा टैली नॉर्मल कंपनीज में। फिर है समथिंग कॉल्ड एज SAP, जिसको हम प्यार से साप कहते हैं। ओरेकल, कुछ छोटे और जो क्लाइंट्स होते हैं वहां पर एक्सेल होता है। पुराने जमाने में लोग हाथ से बुक्स बनाते थे। सो बेसिकली द ऑडिटर हैज टू चेक दैट अकाउंटिंग सिस्टम। दैट अकाउंटिंग सिस्टम में जो एंट्री आ रखी है, वो जो एविडेंस है, वो जो वाउचर्स है, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या है यहां पर? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो बेसिकली डैश इज अ पीस ऑफ सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस। क्या बोलते हैं उसको अपन? वाउचर। A voucher is a piece of substantiating evidence, मतलब supporting evidence, in the form of a written record of expenses, disbursement or a completed transactions. ठीक है सर, आप क्या एग्जाम्पल दे पाएंगे वाउचर्स का? बच्चों परचेस इसकी एंट्री दिख रही है तो परचेस के लिए क्या चेक कर लोगे आप? सर बिल चेक कर लेंगे परचेस का। सेल्स की एंट्री दिख रही है तो सर सेल्स का बिल चेक कर लेंगे। पेमेंट गया होगा, पेमेंट आया होगा तो सर हम लोग बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे। सर रेंट एक्सपेंसेस के लिए हम लोग शायद रेंट एग्रीमेंट देख लेंगे, रेंट रिसीट चेक कर लेंगे। सर डिविडेंड आया है तो सर वो डिविडेंड आया होगा तो बैंक में आया होगा तो बैंक स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। सर डिविडेंड शेयर्स के बलबूते पे आया होगा तो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट देखेंगे, डीमैट अकाउंट देखेंगे। सो ऑल दोज आर कॉल्ड एज वाउचर्स। सो एग्जांपल्स ऑफ वाउचर्स आर कैश मेमो, सेल इनवॉइस, परचेज रिक्विजिशन स्लिप, परचेज इनवॉइस, गेटकीपर नोट, बैंक पेइंग स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, मिनट्स बुक, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो आप लोग के डाउनलोड कर रखा है मैंने एक वाउचर जैसा। ठीक है, सो जैसे टैली में एक एंट्री मार रखी है वाउचर्स की। सो ये एक परचेज वाउचर है जो टैली में एंट्री मार रखी है। अब ऐसा ही पूरे साल भर के जितने भी परचेजेस हो रखे होंगे, मैनेजमेंट ने उसको क्यूमुलेट करके, मतलब जो पूरा परचेज का लेजर होगा वो ट्रायल बैलेंस एंड देन पूरा जाके एफएस में चला गया होगा, वो मतलब P&L में ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रेडिंग में चला गया होगा परचेजेस। अब लेट अस वहां पर 1.5 करोड़ की परचेज है, टोटल 1.5 करोड़ की परचेजेस है। अब 1.5 करोड़ की परचेज कहां से आई होगी? सर टैली से आई होगी। टैली में आपको ये लेटेस्ट आपने ये पहला वाउचर देखा। अब वो क्या कहता है? पार्टी का नाम, ठीक है, जहां से बाई किया IT, आई कैन नॉट मार्क क्योंकि ये वो है, ऑनलाइन चालू है। IT एक्सेल केयर, करंट बैलेंस कितना है? 1,58,000। परचेजेस, और उस समय वैट होता था तो क्या 4% वाला वैट है ये। अभी तो अपन GST बोलते हैं, कॉमन वहां पर
12%, 18%, 28% वाली आइटम आती है। फिर 15 अप्रैल 2007 संडे को एंट्री मार रखी है, ये लोग ने IBM लैपटॉप खरीदा है 45,000 रुपए का, 2 क्वांटिटी 90,000। लेनोवो कंप्यूटर खरीदा है 2 नंबर 2 पीसीस 35,000 के 70,000। सो 1,60,000 का बिल हो गया। फिर इनको ट्रेड डिस्काउंट मिला 8,000 का और वैट है इस पे 6080 का, ठीक है, 4% का जो वैट है यहाँ पर। सो टोटल बिल होता है वहां पर 1,50,080 का। अब ये तो क्या टैली में एंट्री मार रखी है सर, इसका एक्चुअल बिल भी तो होगा ना, तो वो बिल निकलवाइए। सो आप क्लाइंट को बोलोगे सर मेरे को परचेज की आप फाइल दीजिए, परचेज का पूरा आप अपना छुट्टा दीजिए, जो छुट्टा मतलब पूरी परचेज की फाइल वो दीजिए, मेरे को चेक करना है। तो सर एज एन ऑडिटर हम लोग क्या चेक करेंगे सर, 15 अप्रैल 2007 में यहां कह रहा है कि वो संडे के दिन परचेज की है, संडे के दिन, ठीक है। पहला चीज तो संडे के दिन परचेज होती है, आपका ऑफिस खुला था क्या, आप परचेज संडे के दिन कर रहे, तो शायद ये अकाउंटेंट ने बोगस एंट्री मारी होगी। सो ऑडिटर जाके चेक कर डेट, तो यू चेक द डेट। फिर सीरियल नंबर जो है वहां पर रेफरेंस में कुछ लिखा होगा तो रेफरेंस चेक करो। IT एक्सेल केयर से बाय किया है, चेक करो IT एक्सेल केयर के नाम का ही बिल है क्या, ठीक है। फिर अब अमाउंट चेक कर लो, बिल से मैच कर लीजिए। आप वहां पर इनपुट ऐसे बोलेंगे GST चेक कर लीजिए सर आप। अच्छा ये बिल पे साइन होगा तो वहां पर साइन चेक कीजिए, मिस्टर ए का मिस्टर बी का, जो भी डायरेक्टर वहां पर ऑथराइज है आप उसका साइन देख लीजिए सर पेमेंट की होगी सर बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, आप जाके बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। अब सर ये तो क्या है, ये जो परचेज हो रखा है तो सर ये तो असेट परचेज हुई, ये तो गुड्स परचेज नहीं हुए, असेट परचेज हुई है ना। तो सर जब असेट परचेज हुई है तो मेरे को असेट भी तो वेरीफाई करनी होगी, तो आप जाके वहां पर खुद जाके देखेंगे कि अच्छा IBM लैपटॉप 2 होने चाहिए वहां पर, 2 वहां पर लेनोवो के कंप्यूटर्स होने चाहिए, तो हम जाके देखते हैं अच्छा 1-2 लैपटॉप और 1-2 कंप्यूटर, डन। फिर आपको मैंने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि ऑडिटर का कोई फेवरेट कलर का होता है, फेवरेट कलर किसी को अगर याद होगा तो कौन सा बच्चों, ग्रीन कलर। आप वहां पर ऐसे ऑडिट टिक्स मारेंगे, इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑडिट टिक्स। अच्छा सर डेट चेक कर लिया, सीरियल नंबर चेक कर लिया, साइन चेक कर लिया, अमाउंट चेक कर लिया, ऐसे अपन क्या करते हैं ऑडिट टिक्स बोलते हैं इसको, टिकड़ी टिकड़ा जो आपको बोलना है बोलो, ऑडिट टिक्स ग्रीन पेन से अपन करते हैं, ये होता है आपका वाउचिंग। सो आप सिस्टम देखते हो अकाउंटिंग एंट्रीज का, अकाउंटिंग सिस्टम चेक कर दो विद द एक्चुअल वाउचर्स। अब बाई चांस अगर वो बैलेंस शीट आइटम है, जैसे यहाँ पर असेट बाई की है तो सर एक्चुअल भी जाके देखनी पड़ेगी। तो बेटा आप बिल तो देखोगे तो उसको अपन प्यार से क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या कहते हैं उसको अपन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपन जाके कंप्यूटर भी जाके वेरीफाई करेंगे कि वो है कि नहीं, हाँ सर दिख रहा है। सर रोज जाके देखने का क्या नहीं, आप टुवर्ड्स ईयर एंड जाके चेक करो। जनवरी 31 मार्च के दिन अपन सब असेट वेरीफाई करवाते हैं, उसको अपन प्यार से कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं अपन उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन। समझा आपको बैकग्राउंड चैप्टर का। अब होल्ड ऑन, अब आपकी बुक में आई थिंक ये पेज नंबर 320 होगा, जहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं डिस्टिंक्शन बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। पहले अपन क्या कर, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, फर्क क्या होता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, ध्यान सुनो। सो आई विल राइट हियर, दिस इज वाउचिंग, दिस इज वेरिफिकेशन, ठीक है। So बच्चों, when I say I am doing vouching. So basically I check the transactions. So बच्चों, when I am doing vouching, I check the transactions. So verification मतलब फिर, अरे जब आप बैलेंस शीट आइटम्स देखोगे ना, बैलेंसेस, तो क्या हो जाएगा, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। सो अगर कोई तुमसे कहता है कि वाउचिंग करना है, तो वाउचिंग आप हमेशा किसका करोगे, ट्रांजैक्शंस का, परचेजेस, सेल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट इनकम, रेंट एक्सपेंसेस, टिकट, फिर कमीशन इनकम, जितने भी P&L आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जितने भी मेरी बैलेंस शीट आइटम्स होती है वो क्या होते हैं, मेरे बैलेंसेस होते हैं। तो उसका क्या करते हैं अपन, वेरिफिकेशन करते हैं। अब एक डिस्टिंग्विश लिखना बहुत ईजी है, वाउचिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, वेरिफिकेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंसेस। वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन,
एंड वेरिफिकेशन इज एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंसेस. सर वाउचिंग मतलब इट इज चेकिंग ऑफ पीएनएल आइटम्स. वाउचिंग मीन्स चेकिंग ऑफ पीएनएल आइटम्स. वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. चेकिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. सर वाउचिंग में अपन क्या देखेंगे बेटा? बिल देखेंगे, अग्रीमेंट देख लेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेंगे. मतलब अपन पेपर चेक कर रहे हैं. पेपर चेक करें मतलब उसको अपन क्या कहते हैं सर? वाउचर्स. वाउचर्स को अच्छी इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्या कहते हैं अपन उसको? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सर वेरिफिकेशन में बिल तो चेक करना ही पड़ेगा अपने को. सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपन देखेंगे, साथ में अपन क्या देखेंगे? उसका फिजिकल वेरिफिकेशन. सो इट इज डन बाय चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. उधर इट इज डन बाय checking documentary evidence and physical verification at regular intervals. अब ये ऑडिट टेक्स्ट टिक मार्क करना है, ठीक है, ग्रीन पेन से करना, ठीक है. आप लोग भी अपने आर्टिकल में करोगे. कौन करता है सर? आर्टिकल करता है. मतलब कौन सर? जूनियर स्टाफ. कौन करता है? ये जूनियर स्टाफ. सर वेरिफिकेशन इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ और द ऑडिटर हिमसेल्फ. इट इज डन बाय द सीनियर स्टाफ और द ऑडिटर हिमसेल्फ. इट इज डन थ्रू आउट द ईयर. आपने सुना ना, पूरा साल आपका कोई फ्रेंड, आपका कजिन क्लाइंट प्लेस में पड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि शादी में क्या करता है बच्चों? वाउचिंग करता है. और इट इज डन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन एंड ऑफ द ईयर करते हैं. सो आपको 4 मार्क का 5 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों. वाउचिंग वेरिफिकेशन मीन्स द सेम कमेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, या शॉर्ट नोट्स ऑन वाउचिंग, शॉर्ट नोट्स ऑन वेरिफिकेशन. ठीक है. सो कैसे बोलोगे आप? इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंसेस. It is checking of P&L items. It is checking of balance sheet items. It is checking documentary evidence. It is done by checking documentary evidence and physical verification. It is done throughout the year. It is done towards the year end. It is done by junior staff. It is done by senior staff. एकदम सिंपल भाषा में. ठीक है. फटाफट अभी के अभी इसको याद करो जल्दी. समझा आपको इतना चीज? सो बहुत इजी है. वाउचिंग वेरिफिकेशन, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंसेस, चेकिंग पीएनएल आइटम्स, चेकिंग बैलेंस शीट आइटम्स. ठीक है. फिर यहां पर थ्रू आउट द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ. यहां पर चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड फिजिकल वेरिफिकेशन. समझा आपको चीज ये? सो दिस बेसिक डिस्टिंग्विश ऑफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. अब मैंने क्या कर रखा है,
अब आधे बच्चे बोलते हैं सर वाउचिंग मतलब सर पीएनएल आइटम, पीएनएल में तो सर डेबिट क्रेडिट मिला के करीबन 100-125 आइटम्स। वेरिफिकेशन सर अगेन बैलेंस शीट में सर बहुत सारी लाइन आइटम्स दे रखी है, तो सर अभी करे तो करे क्या सर अपन। तो बच्चों ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सो मैंने क्या कर रखा है आप लोग के लिए कॉमन आंसर बना रखा है। कॉमन आंसर आपको देखने का कि वो आइटम कहां की है, वो आइटम कहां की है, वाउचिंग की आइटम है कि वेरिफिकेशन की आइटम है। सर पहचानने का कैसे उसको, पीएनएल आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है कि अगर पीएनएल आइटम है तो क्या करेंगे अपन उसका अपन करेंगे वाउचिंग। बच्चों अगर वो बैलेंस शीट आइटम है तो अपन क्या करेंगे उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो सर पहचानने का कैसे, बस सिंपल सा लॉजिक, पीएनएल आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल आइटम है तो वाउचिंग एंड अगर बैलेंस शीट आइटम है तो वेरिफिकेशन। अच्छा ध्यान रखना इंस्टीट्यूट बहुत घुमाएगा। हाउ एज एन ऑडिटर यू वुड वेरीफाई रेंट एक्सपेंसेस। अब बोला वेरीफाई पर करना किसका है, रेंट एक्सपेंस का। हाउ वुड यू वेरीफाई रेंटल इनकम, बोला रेंट इनकम पर वेरीफाई आपको देखनी है आइटम कहां की है। अगर वो पीएनएल आइटम है तो अपन क्या करेंगे उसका वाउचिंग, है अगर वो अपन करेंगे वाउचिंग तो आप क्या लिखोगे, ये कॉमन आंसर। ठीक है रुक जाओ, क्या कॉपी करना है कब कॉपी करना है मैं आपको बता दूंगा, अभी यही सुन लो खाली। इट सेज हाउ टू वाउच। ठीक है अब ध्यान सुनो क्या कहते हैं इसको अपन। अब ये क्वेश्चन आता है हाउ टू वाउच का। ठीक है तो अब इसके लिए क्या करोगे आप, एक कोड मैंने बना रखा है बच्चों वाउच। क्या बना रखा है अपन ने इसको, वाउच। द कोड इज वाउच। अब ध्यान सुनो, पहले मैं आपको ढांचा सिखाता हूं कैसे यूज करना है, वो सब अपन बाद में देखेंगे, पहले सुन लो। वी से है बच्चों वाउचर। वी से क्या है बच्चों, वाउचर। The auditor should check there are proper vouchers, that is documentary evidence. So you will write there documentary evidence in support of every transaction like bill. अब bill के बहुत सारे synonyms होते हैं, bill, invoice, agreements, contracts. ठीक है bills, invoice, agreement, contracts ये सब अलग अलग synonyms होते हैं। Also check the date, serial number, sign, amount. Also check the date, serial number, sign, amount. तो बच्चों ये एक ही पॉइंट हुआ। पहला क्या, द ऑडिटर शुड चेक द वाउचर्स, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक बिल्स, invoice, agreements, contracts. Also you should check the date, serial number, sign, amount. Also you should check the date, serial number, sign, amount. वापस बोले अपन, we say the auditor should check the vouchers like documentary evidence, that is documentary evidence like bills, invoice, agreements, contracts. Also you should check the date, serial number, sign, amount. अब ये क्या होता कैसे है, सी आपको एग्जाम में अगर जो भी आइटम दिए, ठीक है जो भी आइटम दिए उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि हम लोग ने रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज, अब आपने अगर रॉ मटेरियल परचेज किया है तो सर उसके लिए तो बिल होएगा, तो बिल, इनवॉइस, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में है रेंट एक्सपेंसेस तो रेंट का तो बिल नहीं होता ना, तो आप क्या बोल दोगे, चेक द रेंट अग्रीमेंट, रेंट रिसीट्स, बैंक स्टेटमेंट, बराबर। टेलीफोन एक्सपेंसेस आया, टेलीफोन का बिल, बैंक स्टेटमेंट क्योंकि पेमेंट की होगी वहां पर। अच्छा कमीशन आया तो कमीशन किस पर आता है अपने को, हमेशा सेल्स पे। कमीशन रिसीव की बात करूं मैं, कमीशन रिसीव्ड तो सेल्स पर आया होगा तो सर सेल्स बिल चेक कीजिए। कमीशन आया है तो बैंक में आया होगा तो सर बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए। अब आप लोगों ने अगर टैक्स पढ़ रखा है तो सर अभी अपने को जब पैसा आता है तो अपना टीडीएस कट के आता है, टीडीएस कट के आता है। तो आपके टैक्स के टीचर सिखाया होगा आपको, देयर समथिंग कॉल्ड एज 26 AS। सो द ऑडिटर शुड वेरीफाई 26 AS। अब जिन बच्चों को नहीं पता 26 AS क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को ₹1,00,000 रिसीव होने वाला है, ₹1,00,000, तो मेरे को जो पैसा दे रहा है ना वो मेरा लेट अस अज्यूम प्रोफेशनल फीस है, तो 194J के तहत वो मेरा टीडीएस काट देगा, 10% रेट है, और 10,000 रुपए इनकम टैक्स में डिपॉजिट कर देगा। तो आई हैव अर्न 1 लाख रुपीज, बट 90,000 आई हैव रिसीव टुडे इन माई बैंक एंड 10,000 इज डिपॉजिटेड विद द डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि जब भी मैं मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा मैं उस 10,000 रुपए का क्रेडिट ले सकता हूं। तो मेरे को जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें 10,000 रुपए कम भरने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए ऑलरेडी मैं भर चुका हूं। अब मेरे को जानने का कि मैं कितना ऑलरेडी डिपार्टमेंट का डिपॉजिट हो चुका है, जो लोग मुझे पैसा देते हैं उन पे ऑब्लिगेशन आपको पता होगा ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। तो मेरे को वो स्टेटमेंट जानने का, तो वो स्टेटमेंट मुझे कहां मिलता है, इनकम टैक्स की साइड पे। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अपन, 26 AS। क्या कहते हैं उसको अपन, 26 AS। ठीक है, सो द ऑडिटर शुड चेक देयर आर प्रॉपर वाउचर्स, तो अकॉर्डिंगली आपको वाउचर्स चेक करने पड़ेंगे।
अच्छा, एक दो क्वेश्चन जब पूछूंगा तो और डिस्कस कर लेंगे मैं इसके बारे में, कौन कौन से वाउचर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं उसको। अच्छा, किसी को 26 ईयर्स देखना, दिखाओ कैसा दिखता है। वाईफाई इज हगिंग ईयर, ठीक है। तो अभी इतना ये खुलता है, इतने देख लेते अपन। सो वी सेड इज वाउचर्स। ओ चेक द ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या बोलोगे? चेक द ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। चेक द ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। यू मतलब ट्रांजैक्शन इसी साल की होनी चाहिए। यू चेक वेदर इट इज मेड अंडर प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जब भी पेमेंट पे क्वेश्चन आएगा, पेमेंट, अब पेमेंट में तो हमेशा अप्रूवल चाहिएगा। सो चेक वेदर ट्रांजैक्शन इज अप्रूव्ड अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बाई चांस अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इनकम पर आता है बच्चों, इनकम पर, अब इनकम में तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए अपने को, तो भैया यू वाला पॉइंट नहीं आएगा, छोड़ देने का उसको। सी ए की मैंने बनाया, आपके लिए बनाया, आपको और मेरे को पता है, पेपर चेकर को नहीं पता। सो यू कैन अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से की चेंज कर सकते हो। सो वी से क्या हो गया? वाउचर्स। ओ से ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। You under competent authority. It is approved under competent authority. C. Check proper distinguish has been made between capital and revenue. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सपेंस में तो आप बोल दोगे एक्सपेंस, अगर इनकम पे क्वेश्चन आता है तो फिर रिसीट्स। चेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश हैज बीन मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और रिसीट्स। चेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश हैज बीन मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और रिसीट्स। H. चेक इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुआ। बच्चों बुआ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुआ। बुआ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों ये हमारा की था। वापस बोलते हैं, वी से वाउचर्स। द ऑडिटर शुड चेक वेदर देयर आर प्रॉपर वाउचर्स, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक डॉट 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 डॉट, जो भी ये क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से चेंज करेंगे। ऑल्सो चेक द डेट, सीरियल नंबर, साइन, अमाउंट। ओ चेक द ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। यू check it is approved under competent authority. C. Check proper distinguish is made between capital and revenue, expenses or receipts. H. Check it has been recorded in books of accounts. Check it has been recorded in books of accounts. Check it has been recorded in books of accounts. ठीक है, अब कुछ और एडिशनल पॉइंट आप लिख सकते हो। 5 हो गए। 6. As per section 143(1), किसी को याद है सेक्शन 143(1)? बाय एनी चांस किसी को याद है सेक्शन 143(1)? ऑडिटर चैप्टर्स, स्पेसिफिक इंक्वायरीज, एलटीडाइज, लोन्स, ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, शेयर्स, एलटीडाइज। तो ये वो है। द ऑडिटर शुड चेक वेदर ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन एंड नॉट बोगस। याद है? चेक द ऑडिटर शुड चेक द ट्रांजैक्शन जेन्युइन एंड नॉट बोगस। फिर एक और था, चेक वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू रेवेन्यू या फिर पीएनएल अकाउंट, एलटीडाइज। तो टी वाला पॉइंट आया, ई वाला पॉइंट आया। चेक वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, आर नॉट चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, फिर 143(12) ये भी आपको सिखाया हुआ है, फ्रॉड वाला। चेक फॉर फ्रॉड्स, चेक वेदर देयर आर एनी फ्रॉड्स, इफ यस द ऑडिटर शुड क्वालिफाई। क्वालिफाई काइंड ऑफ ओपिनियन होती है, वो बाद में देखेंगे अपन क्या है। ठीक है, सो द ऑडिटर शुड चेक फॉर फ्रॉड्स, इफ यस ही शुड क्वालिफाई द रिपोर्ट। सो 5 पॉइंट वाउच के हो गए, 3 पॉइंट आपके 143(1), 143(1), 143(12). एक और देखिए, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है बच्चों आपको इनकम पर, बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इनकम पर, आप क्या बोल दोगे? चेक वेदर द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज पर AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। से अभी AS 9 में क्या लिखा है तुमको आता है, तुमको तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर ने सिखा दिया है, मेरे को नहीं आता। एग्जाम्पल, मेरे को नहीं आता ना, मेरे को जानने का, मेरे को खाली इतना बोलने का, द ऑडिटर शुड चेक द प्रोविजंस ऑफ AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। द ऑडिटर शुड चेक द प्रोविजंस ऑफ AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा, बाय चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट पर, इफ द क्वेश्चन इज ऑन बोरोइंग कॉस्ट और इंटरेस्ट, द ऑडिटर शुड राइट, द ऑडिटर शुड चेक द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इज डन एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। समझा आपको चीज? ये इजी एकदम। क्या है? वाउच। वी से वाउचर्स, O से ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम, U से अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, C कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, H हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
143.1 चेक वेदर ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन एंड नॉट बोगस. वापस 143.1 चेक पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू P&L. 143.12 चेक फॉर फ्रॉड्स. अगर कोई क्वेश्चन आता है इनकम पर तो आप लिख दोगे AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन. अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट पर AS16 बोरोइंग कॉस्ट. इनकम के लिए AS9 AS16 बोरोइंग कॉस्ट. समझा आपको चीज ये. अब सर ठीक है, ये सब तो हो गया अपना ढांचा वाचा. तो मैंने आपको बिल्डिंग कैसे बनता है ये तो सिखा दिया. अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है. सी आप लोग के पास लाइन आइटम बहुत सारी होगी, बहुत मतलब बहुत, करीबन 100-125 आपके पास लाइन आइटम है P&L में. अब ICI चाहे, ठीक है, अगर ICI चाहे कुछ भी पूछ सकता है. कुछ मतलब कुछ भी पूछ सकता है. अब ICI चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे. तो सर अब करना क्या है, आप बताइए सर करे क्या. तो मैं क्या बोलता हूं, मैं आपको एक कॉमन ढांचा दे रहा हूं. सी अपने पास आइटम्स मैंने लिखवा रखी है, अलग से बुक में लिखी हुई है. तो अगर आप कभी भूल जाएंगे, पहले आप अपना ढांचा यूज कीजिए, फिर 1-2 स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए ना उसके, वो आप आंसर से पढ़ लीजिए. मोटा माटी आपका 98% ये आंसर जाएगा. चलो एक एक करके आइटम्स देते हैं तो डिस्कस करते हैं अपन. So the chapter name is Vouching and Verification. तुम लोग को अभी कोई लिखना नहीं, तुम लोग खाली सुन लो. पहले भी पहला आइटम क्या ले, रेंट एक्सपेंस, एकदम इजी. सो रेंट एक्सपेंस बोल लो या कोई भी जनरल एक्सपेंस बोलो, कोई भी है. रेंट आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, टेलीफोन आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, कुछ भी एक्सपेंस आता है, ठीक है. सो आई वुड से एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस. आपको लिखना नहीं है, रुक जाओ. तो मैं एग्जांपल लेके चलो रेंट का, ठीक है, मेरे समझने के लिए रेंट. सो आप क्या बोल दोगे, अज्यूम करो क्वेश्चन नंबर 3 में आया, 3 के ए में आया. सो क्वेश्चन नंबर 3A, द ऑडिटर should check the following. The auditor should check the following for rent expenses. ठीक है, पहला पॉइंट. अब बच्चों, अब यहां पर है ना तुम लोग को इंग्लिश जरूरत होगा. इंग्लिश. अब तुमने ना बहुत सारे शब्द सीखे होंगे इंग्लिश के. यहां पर मैं आपको और कुछ नए शब्द सिखाता हूं. हर जगह आपने को बाबा चेक नहीं बोलना है. इट लुक्स लाइक मिडिल क्लास. यू गाइज आर रिच. कम ऑन गाली बॉय, पैसा बनेगा एक दिन. तो क्या लिखता हूं मैं यहां पर, चेक, वाउच, verify, examine, ensure, comply, scrutinize, ascertain, evaluate. सबका मोटा माटी मतलब वही होता है, चेक करना. चेक, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज, असर्टेन, इवैल्यूएट. इतने सारे शब्द आपके पास. तुमको जो यूज करने का करो, जो तुम्हारा मर्जी करता है वो करने का बैठ के, ठीक है. अब अपन एक बार ये बाद में कॉपी करना, पहले आंसर सुन लो भी. वाउच, ठीक है. सो माय की इज वाउच. मेरे को पता वाउच है, वी वाउचर्स. सो मैं क्या लिख दूंगा, द ऑडिटर शुड चेक द वाउचर्स लाइक. अब सर रेंट है तो फिर रेंट अग्रीमेंट होगा वहां पर, बैंक स्टेटमेंट होगा. सर बैंक स्टेटमेंट के बाद सर इनके पास और रेंट रिसीट होगी, एटसेट्रा. चेक द सीरियल नंबर, डेट, साइन, अमाउंट. ठीक है,
Number 2, the auditor should check whether a transaction has occurred over the current period of time. Third, check whether it is approved under competent authority. Fourth, check proper distinction between capital and revenue expenditure. Fifth, check it has been recorded in books of accounts. Sixth, check whether the transaction is genuine and not bogus. अच्छा, पर्सनल एक्सपेंस वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि रेंट एक्सपेंस जनरली कंपनी का एक्सपेंस होता है, सो ये बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, तो इसमें बॉस आ नहीं सकता वो, तो वो छोड़ रहा हूं मैं. चेक फॉर फ्रॉड्स. अच्छा, AS9 आएगा नहीं, AS सेक्शन आएगा नहीं. हो गया आंसर. 7 पॉइंट हो गया आंसर. समझा आपको? सो यू हैव टू मॉडिफाई द आंसर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आज इन द एग्जाम. सी या तो काम करो कि सारा हर एक लाइन आइटम के लिए अलग अलग आंसर पढ़ो, या फिर कॉमन आंसर. व्हाट इज योर कॉल बच्चों? क्या चाहिए तुम लोग को? क्या करेंगे अपन? सर कॉमन आंसर. अपन कॉमन आंसर, अपन तो वैसे ही स्मार्ट, अपने से ज्यादा मेहनत होती नहीं सर. सीधे को हार्ड वर्क करके वैसे भी उखड़ता कुछ नहीं है. हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, पर बाजी कौन लेके जाता है? लोमड़ी. एकदम स्मार्ट होना पड़ेगा आपको. सो अकॉर्डिंगली आपको आंसर चेंज करना आना चाहिए. सो कुछ भी पूछे ये लिखना है. अब एक और इनकम का ले लेते हैं. लेट अस अज्यूम कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम. कमीशन इनकम का मैं बता चुका हूं, डिविडेंड इनकम लेते हैं. ठीक है, सो आई कीप द आंसर एज इट इज. द ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग फॉर डिविडेंड इनकम. चेक द वाउचर्स, लाइक डिविडेंड शेयर्स पर आता है तो फिर शेयर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, डीमेट अकाउंट. ऑल्सो चेक द डेट, सेल नंबर, साइन अमाउंट. ही शुड चेक वेदर द रिसीट ऑफ डिविडेंड रिलेट्स टू करंट पीरियड ऑफ टाइम. चेक वेदर अच्छा अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगा नहीं, क्योंकि तो इनकम है, तो वो नहीं आएगा, वो छोड़ दो. अच्छा, अभी सी आपको क्वेश्चन लेने का, जहां पर इट यूज किया ना मैंने, इट, चेक इट हैज बीन इट, तो वहां पर क्वेश्चन यूज करेगा. चेक डिविडेंड एक्सपेंसेस. चेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश मेड बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू. रिसीट्स, क्योंकि रिसीट है. चेक वेदर डिविडेंड इनकम इज रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन बुक्स ऑफ अकाउंट. चेक द डिविडेंड इनकम इज जेन्युइन एंड नॉट बोगस. चेक फॉर फ्रॉड्स. AS9 नहीं आता क्योंकि मेरी वो वाली रेवेन्यू नहीं है, तो AS9 नहीं आएगा, AS सेक्शन नहीं लिखना है. हो गया आंसर. हो गया. आपको आंसर मॉडिफाई करना आना चाहिए. आंसर मॉडिफाई. ठीक है, एक और ले लीजिए, एक और लीजिए. नो अपन लेते हैं टैक्सेस पेड. टैक्स. The auditor should check the following for the taxes. या let us GST लेते हैं, GST. ठीक है, GST. Check the vouchers like. अब यहां पर आपको थोड़ा सा बुद्धि यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा. टैक्स के सब्जेक्ट में जाओ. सर टैक्स, कौन सा टैक्स होता है सर? जीएसटी में सर वाउचर्स क्या हो सकता है? सर पे किया है ना, तो सर बैंक स्टेटमेंट से पे किया होगा, तो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करो. परफेक्ट. और सर जीएसटी पे करके सर चालान भी आता है, चालान GSTR 3B, वो वेरीफाई करो. कंप्यूटेशन चेक कर लो सर. ऑल्सो चेक द डेट, सेल नंबर, साइन अमाउंट. ओ चेक द पेमेंट ऑफ GST रिलेट्स टू करंट पीरियड ऑफ टाइम. चेक इट इज अप्रूव्ड अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. CNR एक्सपेंसेस नहीं आएगा, छोड़ दीजिए. चेक इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. चेक इट इज जेन्युइन एंड नॉट बोगस. चेक फॉर फ्रॉड्स. हो गया आंसर. भाई हर जगह आपका कॉमन आंसर जाएगा, हर जगह कॉमन आंसर. ठीक है, एक और लीजिए. डिस्काउंट गिवन. अब कॉमन सेंस लगाओ. अपन डिस्काउंट गिवन किस पे करते हैं? सर अपन ने जब कुछ बेचा होगा, मतलब सेल्स किया होगा. ठीक है, तो नाउ डिस्काउंट गिवन रिलेट्स टू सेल्स, तो ध्यान रखना. चेक द वाउचर्स लाइक सेल्स बिल्स, इनवॉइस, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बिल का सिनोनिम्स इनवॉइस, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट है. बैंक स्टेटमेंट. Also check the date, sale number, sign amount. Check it, the discount given relates to current period of time. You check it is approved under competent authority. Check proper distinction between capital and revenue expenses. Check it has been recorded in books of accounts. Check it is genuine and not bogus. Check for frauds. हो गया बच्चों. डिस्काउंट रिसीट में परचेजेस देखना है बस, बाकी आंसर सेम है, बाकी पूरा ढांचा सेम है अपना. एक और लेते हैं. ठीक है, एक और. तो क्या कॉन्फिडेंस है? अरे सर सही जा रहे अपन. तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तो एग्जाम्पल कराते ही नहीं हो, कहते हैं बहुत सारे लोग. एक और कर लो, क्या फर्क पड़ता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट के. ठीक है, सो चेक द वाउचर्स लाइक वाउचर्स लाइक बिल, इनवॉइस, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट. ऑल्सो चेक डेट, सेल नंबर, साइन अमाउंट.
check whether advertisement has relates to current period of time. Expenses of advertisement relate to current period of time. U, check it is approved under competent authority. सबसे important point. You will not say it is get check distinguish between capital and revenue expenses. You will say check it is booked as deferred revenue expenses. Check it is booked as deferred revenue expenses. Check it is booked as deferred revenue expenses. समझा आपको? सी थोड़ा बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बिल्डिंग का ढांचा दे दिया है, पेंट वेंट मारना आपका काम है। वहां पर आपको अकॉर्डिंगली आंसर चेंज करना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं जाने चाहिए। वहां पर वट एवर यू हैव स्टडीड डैक्स, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम सब यूज होगा यहाँ पर चैप्टर में। चेक द ट्रांजेक्शन जेन्युइन नॉट बोगस, चेक फॉर फ्रॉड्स। समझा आपको? क्या हो गया इसको? कहाँ खुला इमेज? एक सेकेंड ना बच्चों। देखो ये ऐसा कोई जिक्र टीडीएस, तो फॉर एग्जांपल तो इसको मैंने इनकम टैक्स की इसको अपन 26 एएस बोलते हैं, जहाँ पर मेरा टीडीएस हट के डिपॉजिट हो जाता है। सो देखो यहाँ पर ऊपर पैन नंबर होता है, नेम ऑफ द असेसी क्योंकि अपन टैक्स की बात कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ द असेसी, करंट स्टेटस ऑफ पैन, फाइनेंशियल ईयर चलना एंड असेसमेंट ईयर। सो किस किसने काटा है? तो पहला जो काटा है वो हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने मेरा पैसा काटा है। उनका टैन 14,800 काटा है। 14,800 उन्होंने मुझे पेमेंट की। इसलिए ये कहाँ से आ रहा है बार बार? देखो ध्यान से देखो, 14,800 आया है मेरे को, जिसमें से मेरा टैक्स कितना काटा वो लोग ने 4574 एंड टीडीएस डिपॉजिट 4574। तो इस ट्रांजैक्शन के प्रति 4574 मेरा इनकम टैक्स में जमा हो गया है। ठीक है, सेम वे टीसीएस जहां पर मैं शायद मैं जॉब कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा टीडीएस काटा है। सैलरी है 192, मतलब सैलरी वाला पार्ट। देखो अभी क्या यार, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, साला जूम करने दे नहीं रहा है मेरे को। सो अमाउंट पेड ₹1 2679 तो 5360 उन्होंने मुझे पे किए, दिख रहा है 5360 ये रहा। एंड उसके बाद जो टीडीएस डिपॉजिट किया वो 0, मेरा टैक्स कटा नहीं क्योंकि वो मेरी लिमिट के नीचे होगा। ठीक है, तो 4574 में जमा हो गया वहां पर। तो जब भी मेरी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, मैं 8,000 रुपये भरने को आया, तो 4574 मेरे को ऑलरेडी भर दिया मैंने डिपार्टमेंट को पहले से। मैंने नहीं भरा, मतलब मेरे जिसने मुझे पेमेंट की होगी उन्होंने भर दिया होगा मेरे भी आप पे, तो बैलेंस अमाउंट मैं अभी पे कर दूंगा जुलाई में जब मैं रिटर्न भरता हूं। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं अपन 26 एएस। तो समझा आपको? डोंट गेट कंफ्यूज, एएस 26 भी होता है कुछ बच्चों। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एएस 26 ऑल्सो, और ये है 26 एएस। ए सर कट, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, सो बाई चांस अगर कोई इनकम पे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, यू कैन राइट 26 एएस ऑल्सो। नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट ध्यान रखना। समझा आपको चीजें? अब आप लोग क्या करोगे, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, फटाफट आप इस आंसर को याद करो क्योंकि काम की चीजें। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ढांचा मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे यूज करना है, कहां से मॉडिफाई करना है आपको। आप ये यूज कर सकते हो। बाई चांस अगर आपको कोई और 1-2 एक्स्ट्रा लाइन लिखनी हो तो आप लिखो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको याद हो। पर ये मोटा माटी आपको ये आंसर लिखना है। टेक 5 मिनट्स टाइम एंड अब भी इसको याद करो जल्दी।
हो गया बच्चों, एकदम इजी है। चलो एक बार फटाफट बोल ले अपन, क्योंकि काम की चीज है। वी से वाउचर्स लाइक डॉट डॉट डॉट, ऑल्सो चेक द डेट, serial नंबर, साइन, अमाउंट। ओ चेक इट हैज अकर्ड ओवर द करंट पीरियड ऑफ टाइम। यू से अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। सी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रिसीट्स। एच हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 141 ट्रांजेक्शन जेन्यून एंड नॉट बोगस। वापस 143 पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू PNL। 143 चेक फॉर फ्रॉड्स। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS16 बोरिंग कॉस्ट। इनकम में कोई पॉइंट आएगा तो यू वाला पॉइंट नहीं आएगा, यू वाला पॉइंट नहीं आएगा, और AS9 आएगा, AS9 आएगा। समझा आपको चीजें? इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। अब फटफट अपना नोटबुक निकालो, फटफट अपना नोटबुक निकालो। ठीक है। फर्स्ट राइट दिस डिस्टिंग्विश वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये सेम डिस्टिंग्विश कॉपी करो। जल्दी। गाना कैसे लगेगा अभी? नहीं अभी नहीं लग सकता, सॉरी। कोई भी बच्चा मोबाइल में नहीं लगेगा। जो बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं भगवान उनको पॉटी देगा, पॉटी। कॉपी करो रे। कोई नींद आ रही, सर सोना है हमको, सोना है। अरे सोना है तो फिर क्लास क्यों देख रहे हो? मत देखो, फिर सो जाओ। धूप धूप रोशनी धूप, ओम ओम ओम। त्याग एन अनुभव, आई होप आप लोग लिख रहे हो। ज़ाला, ठीक है। देन वहां लिखिए हाई फाइव इंग्लिश वर्ड्स। राइट हाई फाइव इंग्लिश वर्ड्स डैश। हाई फाई का स्पेलिंग बेटा हाई फाई, हाई फाई इंग्लिश वर्ड्स। हाई फाई इंग्लिश वर्ड्स डैश। ये कॉपी करो पूरा। चेक, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, इवैल्यूएट, स्क्रूटिनाइज, असेसमेंट, सब कॉपी करो। किया?
डन। अब आप इसको कॉपी करेंगे, हेडिंग दीजिए हाउ टू वाउच एंड कॉपी दिस आंसर, हाउ टू वाउच। कॉपी दिस पूरा आंसर। हो गया क्या? Let me know if it is done. चले अपन आगे। अब देखो हो गया। अब है ना, अपने को कुछ समझना है, अपने को समझना है एएस के बारे में।
आई एम नॉट टीचिंग यू एएस ईयर, आई एम नॉट योर अकाउंट्स टीचर। एएस कुछ काम आएगा आपको, कहाँ काम आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर एएस कुछ काम आएगा। सो अभी एक बार आई अज्यूम कि आप लोग ने एएस पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, क्या अज्यूम करें अपन? सर नहीं पढ़ रखा है। विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बच्चों, जीरो। पहला AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सो यहां पर आपको ऑडिट में क्या काम आएगा, आई मीन इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली आपको नाम और नंबर याद होना चाहिए। क्या? नाम और नंबर, नाम और नंबर। देखो अभी AS1 इट सेज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। 3 मेरे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, किसी को अगर पता होगा तो। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। क्या बोलते अपन? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। सर गोइंग कंसर्न मतलब जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हम चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। अक्रूवल जैसा ही हुआ है वैसा ही बुक कर देने का, जैसा ही हुआ वैसा ही बुक कर देने का। कंसिस्टेंसी सर जैसे हम पहले थे हम वैसे अभी भी वैसे ही रहेंगे, उसको क्या कहते हैं अपन? कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरे को नाम और नंबर चाहिए। AS2 क्या है बच्चों? इन्वेंट्रीज। AS2 क्या मेरा? इन्वेंट्रीज। क्या कहते हैं अपन? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। AS2 कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। AS से आपको जरूरत नहीं है, मतलब ऑडिट के लिए कुछ काम का नहीं है। AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मेरे को अमाउंट पता है, अगर आपको अमाउंट पता है, जैसे बोलना अपन उसको एडजस्टिंग इवेंट, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या कर देंगे अपन उसको? प्रोविजन। अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या कर देंगे उसको? डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट। एडजस्टिंग है तो प्रोविजन, नॉन एडजस्टिंग है तो बाय नोट। बच्चों अगर वो एडजस्टिंग है तो क्या कर देंगे उसको अपन? प्रोविजन। अगर वो बच्चों नॉन एडजस्टिंग है तो यू विल डिस्क्लोज इट बाय वे ऑफ नोट। बराबर। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 7 क्या हो जाएगा आपका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS9 अपन कर चुके ऑलरेडी, PP। AS10 आई मीन AS9 अपन कर चुके रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सॉरी AS9 कर चुके अपन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 PP प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। AS11 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस या फिर अकाउंटिंग ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंजेस। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS13 इन्वेस्टमेंट। ये आपको पता होगा ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, और ब्रैकेट में आपने देखा होगा बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू लिखते हैं अपन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड ब्रैकेट में अपन क्या लिखते हैं? मार्केट वैल्यू। AS14 अमालगमेशन, AS16 बोरोइंग कॉस्ट। AS14 अमालगमेशन, AS16 बोरोइंग कॉस्ट। सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा डोंट टीज द टीचर, काम आएगा, आगे काम आएगा। अभी आपको खाली नाम और नंबर याद करने का है, ठीक है। और 2 और है आपके। AS19 मैं आपको बता दूं, और AS26। 19 is your leases, 26 is your intangible assets। बच्चों 26 is your intangible assets, ठीक है। देखो अभी A1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। A2 इन्वेंट्रीज। AS3 नहीं सर, 4 5 6 7 4 बोलना है, ओके। इवेंट्स एंड कंटीजेंसीज अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 10 PPE प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। 11 अकाउंटिंग फॉर फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज। 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। 13 इन्वेस्टमेंट्स। 14 amalgamation। 16 borrowing cost। 19 you will say accounting for leases and 26 intangible assets। 26 intangible assets। बस आई एम गिविंग यू 3 minutes टाइम, फटाफट नाम और नंबर याद करो, अंदर का मसाला पढ़ो, खाली रीड करना है, आगे काम आएगा, बाद में बताऊंगा क्या है। रीड फ्रॉम द बुक, सॉरी पहले ये पढ़ना है ना, पढ़ो।
डन. चलो लेट्स रिकॉल. AS1 क्या बोलते उसके ऊपर? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. 3 कुछ काम करनी. 4 contingencies and events occurring after balance sheet date. 7 construction contract. Sir 9 revenue recognition. 10 plant property equipment. 11 foreign exchange fluctuations. 12 sir government grants. 13 investments. 14 amalgamation. 16 sir borrowing cost. 19 is leases. 26 is your intangible assets. अब आधे बच्चे वो इस तरह भी ऐसा लिखते क्यों? इसको मेरी भाषा में कहते हैं स्क्रिबल करना. इससे कैसा होता है, जब मैंने याद कर लिया ना, याद कर ली, ठीक है. अब मेरे को इतना क्यों याद है? क्योंकि मैंने तो बोल बोल के याद किया. और जब मैंने उसको याद कर लिया ना, अब मैं उसको जब लिखूंगा ना, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ. सो आई विल सी द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर. एंड क्या होता है कि जब मैंने याद किया है, मैंने दिमाग से याद किया है एंड मैंने हाथ से लिखा है, तो ये मेरे दिमाग में बैठ जाता है. फिर जब मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज करूंगा तो ये जो इमेज है यही प्रोसेस होता है. अरे मैंने ऐसा हाथ से कुछ लिखा हुआ था. हाँ 100% एक्यूरेट नहीं होगा, आपको 100% सारी चीजें याद होंगी, पर कुछ तो मदद मिलेगी. इसलिए आई हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग. तो जब मैं पढ़ता, मैं स्क्रिबल करके पढ़ता था. उसको स्क्रिबल कहते हैं. कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो, अपना आंसर याद कर ले, फिर फटाफट रफली लिख लेने का अपनी ओन भाषा में, अपनी लैंग्वेज में. तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है. मेरे को समझ में आता है मैंने क्या लिखा हुआ है. और क्या आपने जब देखा इसको, लिखा अपने हाथ से, स्क्रिबल किया, तो दिमाग में बैठ गया हमेशा के लिए. इसीलिए जो मैंने बचपन में चीजें पढ़ती, बहुत साल पहले, आज भी याद है. क्यों? बिकॉज आपने उसको स्क्रिबल करके पढ़ा हुआ है. तो आप लोग भी एक हैबिट डाल सकते हो स्क्रिबल करने की. इसका क्या यूज होगा अपन आगे करेंगे, अभी तक नहीं बताया मैंने, ठीक है. फिर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3. अब बच्चों शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट आपको समझनी होगी. कोई याद नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है. आप लोग इसको अच्छे से वैसे भी अकाउंट्स में करते हो. अकाउंट्स 1 में आई थिंक आपको चैप्टर सिखाया जाता है. 1 आई थिंक 1 में ही होना चाहिए. 1 में सिखाया जाता है. मैं आपको हर एक बार फटाफट रिवाइज करवाऊंगा जितना हमारे लिए काम का ऑडिट के लिए. अब शेड्यूल 3 के हिसाब से शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट करते हैं अपन. फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी ट्रीटेड सेपरेटली. ठीक है. कैसे? द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज, पहले अपन वो देखें. नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब्ड मीन इशूड, आईएसपी बोलते हैं उसको अपन, आईएसपी इशूड सब्सक्राइब पेड अप, इशूड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो अलग से दिखाओ. फिर पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर दिखाओ, 10 रुपीज 100 रुपीज जो भी आपका है फेस वैल्यू. फिर रिको ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड मतलब 31 मार्च. ठीक है. बस 4 पॉइंट याद कर लो, बहुत है. बाकी नीचे का आरटीपी, नीचे का आरटीपी. एग्जाम में उतना लिखना, बाकी का आरटीपी अगर आता है तो. सो एग्जाम में कैसा, एक तो जो मैं आपको आंसर सिखाने वाला हूं उसमें काम आएगा. दूसरा एग्जाम में 2 मार्क का 3 मार्क का शेड्यूल 3 की क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो भी आ सकता है, आता ही है. शेड्यूल 3 की क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, बताओ बच्चों बताओ. तो वैसा भी आ सकता है. ठीक है. सो नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज कितना है, फिर इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप, इश्यूड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसका डिटेल्स. फिर पार वैल्यू बताइए एंड रिको बताना है आपको, रिको. ठीक है. रीड दिस एक बार, खाली रीड कर लो. ये आपके अकाउंट्स के टीचर ने ऑलरेडी आपको पढ़ाया होगा वैसे भी.
ठीक है। इसको भी मार्क कर दो आरटीपी। नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड, छोड़ दो, ठीक है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब एग्जाम में 3 मार्क का बहुत पहले जब आईपीसी से होता था, बताइए शेड्यूल थे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्या करने का, अभी तक आपने जितने भी अकाउंट्स में रिजर्व्स के नाम सुने सबको लाइन से लिख देने का। रिजर्व्स एंड सरप्लस शैल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डीआरआर, रिवैल रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड अदर रिजर्व्स। फिर ये आपको पता होगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पीएनएल disclosing the allocation appropriation such as dividend, bonus, shares transfer from reserves to should be disclosed. अच्छा, addition deductions in last balance sheet to be shown under the each of the specified head. For example, securities premium 10 लाख रुपए था, कुछ उसमें ऐड हुआ, उसका 2 लाख रुपए था, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड, एडिशंस माइनस यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस इतना जाएगा, वो भी बताएंगे आप। फिर अ रिजर्व फंड, अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट बाय ईयरमार्क इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज अ फंड। सुना होगा ना ईयरमार्क, आपने एनपीओ वाले में चैप्टर में कभी सुना होगा ना, वो टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी में भी होता है, टूर्नामेंट फंड असेट में भी होता है, टूर्नामेंट फंड हर एक पर्टिकुलर खर्चे के लिए रिजर्व भी बनाते हैं अपन, तो दोनों जगह दिखता है वो। तो कुछ टीचर उसको दोनों जगह दिखाते थे, कुछ उसको एक जगह नेट ऑफ करके दिखाते अपन, एनपीओ चैप्टर में सीखते थे अपन, तो ये वो है। फिर ये आपको आता है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। सिमिलरली द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग द नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस इफ एनी shall be shown under the head reserves and surplus even if the resulting figure is in the negative। तो बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट चाहिए आपकी। सो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट एग्जाम में आ सकता है आपको लिखने के लिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कैसे दिखाते हैं अपन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स शैल बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, समझ लो, आपने देखा होगा शेड्यूल 3 में भी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, फिर टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम अदर पार्टीज अदर देन बैंक, फिर डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अलग, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस, अदर लोन्स। फिर बोरिंग शैल बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। नेचर ऑफ सिक्योरिटी शैल बी सेपरेटली इन ईच केस, शुड बी स्पेसिफाइड सेपरेटली इन ईच केस। नेचर ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या आपने गिरवी रखा है, सिक्योर्ड बाय मोटर कार, सिक्योर्ड बाय मशीन, ऐसा होता है ना, सिक्योर्ड बाय कंप्यूटर। फिर विद द लोन्स एंड गारंटीज have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed। कि अगर किसी ने और इंसान ने गारंटी दी उसका अलग से बताइए। Bonds, debentures along with the rate of interest and particular redemption or conversion as a case में भी shall be stated in descending order of maturity। तो ये आपका एमसीक्यू हो सकता है, एमसीक्यू भी तो आ सकता है इसमें। Starting from the farthest redemption or conversion date as a case में भी, where bonds, debentures redeemable by installment, the date of maturity for the purpose must be reckoned as on the date on which the first installment becomes due। फर्स्ट डेट से आपको लेके चलना है। सो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड जो बहुत दूर वाला रिडेम्पशन होगा, जो 10 साल 12 साल बाद जो रिडेम्पशन होगा वो पहले आप लिख कर आएंगे, उसके बाद 8 साल 5 साल 3 साल 2 साल 1 साल 6 महीना 3 महीना वैसा जाएगा वो। फिर particulars of any redeemed bonds, debentures which with the company has power to reissue shall be disclosed। Terms of repayment of term loans, other loans should be stated। Period amount of continuing default as on the balance sheet date should be separately specified in each case। अगर बाई चांस कोई डिफॉल्ट होगा तो वो अलग से दिखाइए। सो इसमें इतना बड़ा आंसर है, आपको 3 मार्क का 4 मार्क का आता है, तो जितना आपको याद रहे उतना लिखिए, पर मेन पहले आप ये लिखिएगा जरूर कि भैया कैसे दिखाना होता है आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, फिर टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम अदर पार्टीज, फिर डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, फिर डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन एंड अदर्स। फिर बोरोइंग शुड बी फर्दर क्लासिफाइड सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। नेचर ऑफ सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेयर लोन्स आर गारंटीड बाय डायरेक्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, उसका भी अलग से आपको बताना पड़ेगा, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, पर मोटा माटी यही होता है। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेएबल्स एंड अदर्स। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो अलग से दिखाने पड़ेंगे आपको, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स,
Short term borrowing shall be classified as loans repayable on demand from bank and other parties. Same point. Loans and advances from RP, deposits, other loans and advances. फिर वही सेम पॉइंट देख लो. Borrowings shall be further classified secured and unsecured. Nature of security should be provided separately क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए. फिर वो डायरेक्टर्स वाला पॉइंट आ गया सेम. एंड पीरियड अमाउंट ऑफ डिफर्ड. तो अब ऐसा ही कॉमन आंसर लॉन्ग टर्म के लिए बना लीजिए. पहले सारी कैटेगरी बता दो, फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला बता दो, फिर डायरेक्टर्स वाला पॉइंट बता दो और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बता दो. तो क्या होगा, आपका आंसर परफेक्ट जाएगा. तो लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी. क्लियर. फिर अदर करंट लायबिलिटीज, इसको रीड कर लीजिए, आपको आता है. ठीक है. सेम पॉइंट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर्स, खत्म हो गया आपका. सो आपका लायबिलिटी साइड खत्म. अब आपका आ गया असेट पार्ट. तो असेट में फर्स्ट और 2 याद करो, बहुत है. क्लासिफिकेशन शैल बी एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स. असेट अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर ईच क्लास ऑफ असेट. बहुत है इतना. इसको आरटीपी लिख दीजिए और रीड कर लीजिए एक बार. सो असेट में पहले अपन क्या करें, टेंजिबल असेट्स ना, टेंजिबल असेट्स. नीचे आएगा आपका इंटेंजिबल. Then intangible, goodwill, brands, trademarks, computer software, master publishing titles, copyright के साथ होता है. Mining rights, copyrights, patents, recipes, formula, model designs, prototypes, license, franchise and others. बस इतना ही. नीचे का अगेन आरटीपी वो सेम है जो ऊपर टेंजिबल के लिए पढ़ा आपने. पढ़ने की जरूरत नहीं इसको भी. सो टेंजिबल, इंटेंजिबल. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये एग्जाम में अलग से 3 मार्क का पूछ चुके लोग. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर क्लासिफाइड एज, याद करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी मतलब ये लॉन्ग टर्म वाली बात कर रहे हैं. इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट रेस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म एंड अदर्स. इसको याद करना पड़ेगा बच्चों. इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज. फिर debentures or bonds, mutual funds, partnership firm and others. Mutual funds, partnership firms and others. Investment carried at other than cost should be separately stated, specifying the basis for the valuation, and the following shall also be disclosed: aggregate amount of unquoted investment, quoted investments and provision for diminution in the value of investment. ठीक है, provisions. ये हो गया नॉन करंट का. फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कैसे दिखाते हैं अपन. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस shall be classified as capital advance, security deposits, loans and advances to RP and others.
capital, security deposits, loans and advances to RP and others. The above shall be separately classified as secure considered good, unsecured considered good and doubtful. फिर bad and doubtful debts loans should be disclosed under the relevant heads. फिर loans and advances due by directors or other officers of the company or any of them severally or jointly with any other person or amounts due by firm or private company in which any director is a partner or director should be separately stated. एक सी डायरेक्टर पार्टनर को लोन दे रखा है आपने, सॉरी लोन लिया है उनसे, लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर्स, लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम. अब यहाँ पर कंपनी ने लोन दिया है उनको तो उनसे ड्यू है अपने को, अब उनको अपने दिया या उनकी कोई फर्म जहाँ पर वो पार्टनर है या उनकी कोई प्राइवेट कंपनी जहाँ पर वो डायरेक्टर है, उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. अच्छा, इंटर लेवल पे अपने को खाली बेसिक पॉइंट नंबर 1 2 3 याद रखना. 1 2 3. पॉइंट नंबर 4 आपको एमसीक्यू में याद काम आ सकता है. फिर अदर नॉन करंट असेट्स रीड कर लीजिए इसको. ठीक है. फिर अभी करंट इन्वेस्टमेंट्स. अब तो नॉन करंट और करंट में देखो इन्वेस्ट सेम आंसर है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंशियल, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज. फिर आपको सिखाया गया था डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फॉर्म एंड अदर्स. सेम है, खाली जो पहला वाला पॉइंट है ना बच्चों, पहला वाला पॉइंट अब देखोगे अगर पहला वाला जो पॉइंट है क्या प्रॉपर्टी, वो नहीं है, वो खाली किसमें नॉन करंट में. लॉजिकल है. बाकी पूरा आंसर ये सेम है, पूरा आंसर सेम है. फिर इन्वेंट्रीज, ये भी एग्जाम में आ चुका है. इन्वेंट्री शैल बी क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल, WIP, FG, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अदर्स. GIT शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन शुड बी स्टेटेड. मोड मतलब फीफो लिफो कैसे किया हुआ है. ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है. Aggregate amount of trade receivables outstanding for a period exceeding 6 months from the date they are due for payment should be separately disclosed. Outstanding for more than 6 months and others दिखा देना अपन डेटर्स का वैसा. फिर trade receivable shall be further classified as secured considered good, unsecured considered good and doubtful. Allowance for bad and doubtful debt should be disclosed separately and debts due by directors वाला पॉइंट. डायरेक्टर हो गया या एक फर्म या पार्टनर, आई मीन एक फर्म जहाँ पर वो पार्टनर या एक प्राइवेट कंपनी जहाँ पर वो डायरेक्टर है, तो भैया उनसे भी रिसीवेबल है, उसको आपको अलग से दिखाना होगा. फिर ये भी काम कीजिए. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शैल बी क्लासिफाइड एज बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड एंड अदर्स. ईयरमार्क बैलेंस विद बैंक फॉर एग्जांपल फॉर अनपेड डिविडेंड शैल बी स्टेटेड सेपरेटली. अनपेड डिविडेंड याद है जो बैंक के पास डिपॉजिटेड अपना. बैलेंस विद बैंक शुड एक्सटेंड हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग्स, गारंटीज, अदर कमिटमेंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली. रिपैट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस, रिपैट्रिएशन मतलब अपना पैसा जो यहाँ कमाया विदेश लेके जाने का अपने को, उसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन प्रॉफिट्स, रिपैट्रिएशन ऑफ मनी. वो अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो डिस्क्लोज करो. बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज. मतलब बैंक डिपॉजिट मतलब वो फिक्स डिपॉजिट जो अपन ने करके 1 साल के ऊपर की, उसको आप अलग से डिस्कस करेंगे. फिर चेक करो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तुमको आता है, सेम है, पढ़ चुके आप इसको ऑलरेडी. जो लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा था वैसा ही है. सेम है. अदर करंट असेट्स, दिस इज एन ऑल इंक्लूसिव हेडिंग विच इनकॉर्पोरेट्स करंट असेट दैट डू नॉट फिट इन एनी अदर असेट कैटेगरी. तो उसको वहां डालो अदर करंट असेट्स में. ठीक है. फिर कंटिंजेंट लायबिलिटीज. सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज claims against a company not acknowledged as debts, guarantees, other money for which the company is contingently liable. फिर commitments shall be classified as estimated amounts of contracts to be executed in capital account and not provide for uncalled liability and other commitments. बस इतना ही.
इतना ही। नीचे तीनों पॉइंट को लिख दीजिए आरटीपी, नीचे तीनों पॉइंट को लिख दीजिए आरटीपी। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है आरटीपी बोले तो सर रीड इफ टाइम परमिट्स, खाली रीड करना होता है इनको, कुछ काम का नहीं है सब। ज़्यादा कूल। अब मार्क करो जो जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। अलग से जो बोला शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स दिखाइए, लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद टैंजिबल असेट्स, इंटैंजिबल असेट्स, रिजर्व सरप्लस, टैंजिबल इंटैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये आ चुके, मार्क कर लो, लिख लो। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आ चुका है, ट्रेड रिसीवेबल आ चुका है, लेटेस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आया, लेटेस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आया, एंड ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। सो यहां पर बच्चों आपको कुछ अकाउंट्स का भी नॉलेज चाहिए, अकाउंट्स का नॉलेज तो ही जाके आएगा। अकाउंट्स का आपको वो चैप्टर जो शेड्यूल 3 वाला जो चैप्टर होगा आपको जहां पर वो सिखाएगा वो आपको अच्छे से आना चाहिए तो ही जाके हो पाएगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग इट 3 मिनट्स टाइम, 3 मिनट्स, फटाफट एक बार पूरा शेड्यूल घुमाना जल्दी से, तो क्या होगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या 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 देखना होता है, मोटा माटी आपको धुंधला धुंधला पता होना चाहिए बस, जल्दी से।
डन, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल 3 था, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 पेज छोड़ दीजिए, कुछ आपको मैं अभी इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं, इजी क्वेश्चंस, ठीक है। वाउचिंग का पार्ट करा दिया मैंने आपको, वेरिफिकेशन का बच्चों पार्ट पेंडिंग है। आई थिंक वो अभी नहीं हो पाएगा, वो अपन अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। वेरिफिकेशन अपन अगली क्लास में करेंगे। मैं भी आपको पीछे आ जाओ, सेल टेस्ट क्वेश्चन में कुछ इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं आज। आई होप आपको वाउचिंग समझ गया होगा। वाउच अपन ने पहले डिस्टिंग्विश लिखा, फिर अपन ने वाउचिंग आंसर लिखा है, कुछ और नहीं लिखना है। इसके बाद अपन वेरिफिकेशन आंसर लिखेंगे, पर वेरिफिकेशन आंसर अपन अगली क्लास में लिखेंगे जब मैं आपको सिखा दूंगा। अब मैं आपको एकदम बहुत ही बचकान सा क्वेश्चन करा रहा हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। अब सर ये सब तो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, हमको आप क्यों पढ़ा रहे हो? ऑडिट के पेपर में आता है इसीलिए। सर मतलब ऑडिट में हमको अकाउंट्स भी पढ़ के जाने का क्या? अरे नथी राजा, ना ना ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो यूज हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। सो आपने सीखा है ना सर, रिजर्व्स इज बेसिकली इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। एंड सर प्रोविजंस आर चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट। सर प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रोविजंस तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे। ए भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोविजन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। रिजर्व्स कब क्रिएट करते हैं? जब अपने पास कुछ प्रॉफिट होता है, बराबर। सर रिजर्व्स का एग्जांपल कितने सारे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर, पीएनएल अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, बहुत सारे होते हैं। सब प्रोविजन का एग्जांपल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जो रिजर्व्स होते हैं वो भी अपना लायबिलिटी साइड होता है, प्रोविजन भी अपना लायबिलिटी साइड होता है। पर रिजर्व्स किसका पार्ट होता है? वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, और प्रोविजन लायबिलिटी का पार्ट होता है आपका। हो गया डिस्टिंग्विश। देखो अभी, रिजर्व्स आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वेयरएज प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डिस्टिंग्विश है। रिजर्व्स आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी और कंटिजेंसीज और डिमिनिशन वैल्यू, वेयरएज द प्रोविजंस आर मेड टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और अ नॉन लायबिलिटी। Reserves cannot be created unless there is a profit except reval reserve and capital subsidy reserve, क्योंकि वो तो अलग से आते हैं। Provision must be created whether or not there is a profit। तो ये पॉइंट हो गया। Reserves are generally optional except in certain situations। Debenture redemption वहाँ पर अपने वो sinking fund वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा क्रिएट करना पड़ता है। Provisions are not optional, they have to be created as per the accounting principles। Reserves are shown on the liability side, provisions for depreciation and provision for doubtful debts are shown on the as a deduction from the respective assets। Provision for liability is shown on the liability side। हो गया। 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का आंसर डिस्टिंग्विश बिटवीन बच्चों प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं, ये भी आ चुका एग्जाम में। क्या कहता है ये? इट सेज एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Examples of capital expenditure. Read the question again. Example of capital expenditure. वापस, Example of capital expenditure. ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को, वहां पर ज्ञान नहीं चाहिए। सर हम लोग पहले है ना बैठ के मस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफाइन करेंगे, फिर इन अदर वर्ड्स भी लिखेंगे सर, आधा पेज भर जाएगा सर, फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। क्यों? क्या पूछा उसने? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना पूछा है उतना ही देने का। इंस्टीट्यूट को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए वहां पर? क्वालिटी। फुल एकदम बनिया मारवाड़ी दिमाग, जितना हम चीज मांगा उतना ही देंगे अपन, ज्यादा नहीं देने का है। एग्जाम्पल्स आपको आता है ये, तो ये एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप पहले कहानी आएगा पूरी, फिर लास्ट में पूछा राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मटेरियल, वेजेस, लीगल एक्सपेंसिव, बिल्डिंग आई मीन मशीनरी वशीनरी बाइक लगाने के लिए जो लगता है ना खर्चा, ऑल दोस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाई चांस लीगल चार्ज लगा, कैपिटल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अगर लोन लिया तो उसको भी अपन कैपिटलाइज कर देते हैं वहां पर। मेजर रिपेयर जिससे प्रोडक्शन बढ़े मेरा, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन अकाउंट्स का नॉलेज। मटेरियल एंड वेजेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन एक्सपेंडेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और इरेक्शन ऑफ मशीनरी। लीगल एक्सपेंसेस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन incurred in connection with the purchase of land or building. Freight, capital expenditure when incurred in purchase of plant and machinery. Repair, major repairs of a fixed asset that increases the productivity. Wages, paid on installation cost in installation of plant and machinery. Again, it's a capital cost.
interest paid for the qualification period as per AS 16, that is before the asset is constructed, is also a capital expenditure. समझा आपको? Exactly बच्चों यही लिखना है. Read. अभी की अभी पढ़ो. ठीक है, अभी अपन एकदम इजी कर रहे हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या कहता है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो ये आपने लॉ में ही पढ़ रखा है बच्चों, ऑडिट में ही पढ़ रखा है. तो आपको थ्योरी आंसर भी आ सकता है, आपको इसका वाउचिंग वेरिफिकेशन भी आ सकता है. तो पहले अपन आंसर याद करते क्या है. एज पर सेक्शन 52. अब बहुत सारे बच्चे पूछे सर सेक्शन 52 कह तो दिया पर विच एक्ट? इट वुड बी कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013. बैलेंस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज ओनली फॉर 5 पर्पस. क्या बोलते हैं उसको अपन? आरपी इज बिंदास बंदा. आरपी इज बिंदास बंदा. आरपी इज बिंदास बंदा. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. Writing of preliminary expenses, writing of share and debenture issue expenses, for bonus shares, for buyback of shares, for bonus shares or for buyback of shares. Sec prem can be used बच्चों only for 5 purposes. Sec prem can be used only for 5 purposes. RP is बिंदास बंदा. Redemption of preference shares and debentures, writing of preliminary expenses, writing of share and debenture issue expenses, bonus shares and buyback shares. तो as a short note आपको आ सकता है write short notes on utilization of securities premium account. या फिर the management wants to know from you as an auditor securities premium कहाँ का यूज कर सकते हैं, तो भी 5 purposes. या फिर vouching and verification of sec premium. तो अब क्या बोलोगे? The auditor should check the provision section 52, that is sec premium should be used only for 5 purposes. अब इसमें आपका कॉमन आंसर नहीं चलेगा, इसमें आपका कॉमन आंसर नहीं चलेगा. आपको बोलना पड़ेगा चेक आर के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ, चेक इट इज यूज फॉर पी, चेक इट इज यूज फॉर इज, चेक इट इज यूज फॉर बिंदास, चेक इट इज यूज फॉर बंदा. मतलब इसी आंसर के आगे आपको हर जगह पर क्या यूज करना है? चेक. अब आपको मैंने चेक के बहुत सारे समानार्थी शब्द सिखा रखे, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज. बस वो यूज करना है आपको. हो गया आंसर. समझा आपको? बस. $52 हो गया. देखो अभी एक और आंसर कर रहे हैं. सेक्शन 53. इट सेज प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट. प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ अ शेयर्स एट डिस्काउंट. प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. बेटा प्रोहिबिशन है. प्रोहिबिशन मतलब अलाउड है, नॉट अलाउड? सर नॉट अलाउड, कर ही नहीं सकते. सो भैया आप सस्ते में शेयर्स दे नहीं सकते. बचपन में सीखा था तब तो अलाउड था, पर अब मना कर दिया. एज पर सेक्शन 53. ऊपर वाला कौन सा था? 52. नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट वेदर पब्लिक और प्राइवेट. आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते सर, आपको मना कर देना सर. अच्छा, एनी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट विल बी वॉइड. अगर दे दिया सो कंपनी को मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख दे दिया. मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख की पेनल्टी. ऑफिसर को कितना हो जाएगा? Where a company fails to सॉरी ये वाला कट कर दो ना बच्चों. यहां हेडिंग दीजिए पेनल्टी. देखो अभी where a company fails to comply with the provisions of this section, such company and officer in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised to the issue of shares at a discount or 5 lakh rupees.
मतलब मिनिमम वुड बी, जितना डिस्काउंट इशू किया था वो लोग ने, मनी रेज टू डिस्काउंट इशू, मैक्सिमम वुड बी 5 lakhs. And the company shall be liable to refund all the monies received with the interest at the rate of 12% per annum from the date of issue of such shares to the person to whom such shares have been issued. जिनसे आपने डिस्काउंट इशू का पैसा कलेक्ट किया, आप उनको सारा पैसा वापस दोगे कंपनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. 12% पर एनम. ध्यान रखना बच्चों, क्या कहता है कि बॉस, when a company fails to comply with the provision of this section, such company and officer who is in default shall be liable to a penalty of कितना, amount raised to discount issue और रुपीज 5 lakhs whichever is less, और रुपीज 5 lakhs whichever is less. इसको अपन बोल देंगे whichever is less. तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम भी नहीं रहेगा कुछ, whichever is less बोला हुआ है, whichever is less. अच्छा, एंड कंपनी तेरे को पैसा रिफंड करना पड़ेगा कितना, 12% पर सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो पैरा ऐड हुआ है ना, ये नया आया है या अमेंडेड पैरा है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ये ऊपर वाला कट कर दीजिएगा आप, ध्यान रखना, ऊपर वाला कट कर दीजिएगा, ये वाला पैरा नया ऐड हुआ है. ये सेम चीज आप लॉ में भी पढ़ते हो. फिर आगे कुछ बोला हुआ है, इट सेज इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 53. मैंने मेरे एम्प्लॉयज को अगर शेयर सस्ते में दिए, वो लोग बाद में आके सब्सक्राइब करते हैं, उसको कौन सा शेयर्स कहते हैं बच्चों, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउड है. अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर द प्रोविजन सेक्शन 54, जो अपना अगला सेक्शन होगा. तो स्वेट इक्विटी शेयर सस्ते में दे सकते हो, क्योंकि किसको देते हैं अपन, एम्प्लॉयज को. फिर एक और अमेंडमेंट आई थी, क्या कहती है, ध्यान से सुनो. कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स when its debt is converted into shares in pursuance of any resolution plan or a debt restructuring scheme as per the guidelines or directions or regulation issued by RBI under RBI Act. सॉरी, वो कैमरे का बैटरी थोड़ा सा चला गया था. अंडर RBI एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अभी क्या होता है पता है, अपन वो जब इंटरनल रिको करते हैं, तो क्रेडिटर्स को कहते हैं ना अपन कि एक काम करो, हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप उतने पैसों के हमसे शेयर्स ले जाइए. अब अगर वो बोलेंगे हम लोग क्यों शेयर्स ले, साला मार्केट में तुम्हारा 200 रुपये का शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपये, क्या फायदा हमको, क्या फायदा. तो यहाँ पर अपन उनको कहते हैं आप एक काम करिए, आप सस्ते में ले जाइए. तो अपन ने 10 रुपये का जो फेस वैल्यू का जो शेयर है वो अपन ने सस्ते में दिया. तो बॉस वो क्या कहता है, अगर आपने क्रेडिटर्स को शेयर्स दिए, सस्ते में दिए, डिस्काउंट में दिए, एज पर द स्कीम अप्रूव बाय RBI एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, देन इट इज अलाउड. सो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये अभी लेटेस्ट आई है. आपने शायद इसको बचपन में CPT या IPCC में नहीं, CPT या जब लॉ किया होगा शायद तब नहीं किया होगा, बट ये अभी लेटेस्ट आई है. 2 अमेंडमेंट्स है, ठीक है, 2 एक्सेप्शन है कि आप डिस्काउंट इशू 2 जगह दे सकते हो. कभी एक तो आप एम्प्लॉयज को दे सकते हो स्वेट इक्विटी के थ्रू, और दूसरा क्रेडिटर्स को अपन दे सकते हो अंडर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. फिर पेनल्टी में चेंज आ गया, कितना पेनल्टी हो गया, जितना अपन डिस्काउंट इशू कलेक्ट किया और रुपीज 5 लाख विचएवर इज लेस, एंड कंपनी को साथ में 12% पे पैसा रिफंड करना पड़ेगा. ठीक है, अब स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54. अब अगेन शॉर्ट नोट आ सकता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन आ सकता है, कुछ भी आया, यही आंसर लिखना है. डायरेक्ट क्वेश्चन आया, यही आंसर. शॉर्ट नोट आया, यही आंसर. केस बंद करा है, यही आंसर. वाउचिंग वेरिफिकेशन, यही आंसर. खाली आपकी जो कोड है नीचे उसका आगे खाली लिखना है चेक. सो अकाउंट्स में सीखा होगा आपने इससे. Some companies may issue sweat equity shares at a discount for consideration other than cash. किसको? To their employees or directors in the return of know-how, value addition or intellectual property. In this way the employees participate in the growth of company. क्या कंडीशन है बच्चों? उसका कोड है अपना स्वेट S. Shares should be of same class already issued. 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का ही जाएगा. When कभी भी ये चेंज है, ठीक है, पहले कुछ और था, अभी कभी भी इशू कर सकता है. कभी भी आप जिस दिन इनकॉर्पोरेट उसके बाद कभी भी इशू करो. E. एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, इट इज लाइक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड. ठीक है, क्या रेट में दिया है अपन ने, कंसिडरेशन, क्लास ऑफ शेयर्स शुड बी डिस्क्लोज इन द रेजोल्यूशन. A. इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स. T. टर्म्स एंड कंडीशंस. इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी शुड कंप्लाई विद CB. इफ इट इज नॉट लिस्टेड कंपनी CG रूल्स. सॉरी, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी शुड कंप्लाई विद SEBI. एंड इफ इट इज नॉट लिस्टेड CG रूल्स. हो गया आंसर. शॉर्ट नोट पूछा तो भी यही आंसर, थ्योरी पूछा यही आंसर, केस पूछा यही आंसर, वाउचिंग वेरिफिकेशन पूछा यही आंसर. खाली क्या लग रहा है? चेक S, चेक W, चेक E, चेक A, चेक T. वही बोलना, चेक के आपको सिनोनिम्स लिखने. तो बच्चों 3 सेक्शन भी सीखा आपको, 52, 53, 54. क्या बोलोगे आप? 52, 53, 54. 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम,
53 डिस्काउंट इश्यू, 54 स्वेट इक्विलिशियस, 52 53 54, ध्यान रखना 52 53 54। कूल, कुछ लिखना नहीं है अभी आपको। तो अपना वो हो गया। अब आप क्या करेंगे आज के लिए, एक पेज, ठीक है, डिस्टिंग्विश लिखा आपने, फिर आपने वाउचर सॉरी वाउचिंग आंसर लिखा, एक पेज छोड़ दो, एक पेज पूरा छोड़ दो, वन साइड वहां पर क्या आएगा आपका वेरिफिकेशन आंसर आएगा, जो मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूं। एंड अब आप इसके बाद क्या कॉपी करेंगे वहां पर, सेक्शन 52 53 54। सो दैट इज द होमवर्क फॉर द डे। आप यू विल कॉपी सेक्शन 52 53 54, उसके नीचे आप कॉपी कर दोगे। सो वाउचिंग वेरिफिकेशन एक साइड छोड़ना है, वो अपन अगली क्लास में भरेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप 52 53 54 कॉपी करोगे, ठीक है। ये कॉपी करके रखना बच्चों, अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कूल, चलो बाय बाय, टेक केयर, राम राम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, स्टे होम। कुछ गलती हो तो माफ कर देना बच्चों, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एम फॉर अ रैंक, एम फॉर अ रैंक, ठीक है।